गांव की खामोशी में जो शोर सुनाई दे उसे कभी अनसुना मत करना, क्योंकि जब हवा रुक जाती है तभी वे आते हैं। बस का इंजन एक आखिरी बार जोर से घुरघुराया और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। साहब, रामपुर यहीं से 3 किलोमीटर अंदर है, बस इसके आगे नहीं जाएगी। कच्चा रास्ता है, पहिए धंस जाते हैं। मैंने अपनी घड़ी देखी। शाम के 5 बज रहे थे, लेकिन आसमान में ऐसे काले बादल छाए थे जैसे रात होने में बस कुछ ही पल बाकी हों। मैंने अपना बैग उठाया और बस से नीचे उतर गया। मेरे पैर जमीन पर पड़ते ही बस ने यू टर्न लिया और धूल का गुबार उड़ाती हुई वापस शहर की ओर दौड़ पड़ी, जैसे वो किसी चीज से भाग रही हो। मैं, आर्यन मल्होत्रा, दिल्ली का एक खोजी पत्रकार, यहाँ एक कहानी की तलाश में आया था, पर मुझे क्या पता था कि मैं खुद एक कहानी बनने जा रहा हूँ। रामपुर, एक ऐसा गांव जो नक्शे पर तो था, लेकिन सरकारी फाइलों में लगभग भुला दिया गया था। वहां के बारे में अफवाहें थीं, लोगों के गायब होने की, अजीबोगरीब बीमारियों की और एक ऐसे डर की जिसका कोई नाम नहीं था। रास्ता वाकई खराब था। दोनों तरफ घने ऊंचे साल और सागौन के पेड़ थे, जिनकी डालियां ऊपर आपस में मिल गई थीं, जिससे एक प्राकृतिक सुरंग बन गई थी। हवा बिल्कुल बंद थी, न पत्तों की सरसराहट, न पक्षियों की चहचहाहट, बस मेरे जूतों की आवाज, चर चर। लगभग आधे घंटे चलने के बाद मुझे धुंध के बीच कुछ आकृतियां दिखाई दीं। पुरानी ईंटों के मकान जिनकी छतें समय के साथ काली पड़ चुकी थीं। गांव के मुहाने पर एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें ऐसे लटक रही थी जैसे किसी बूढ़े की जटाएं। और उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा था, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था। राम राम बाबा, मैंने पास जाकर कहा। बूढ़े ने सिर उठाया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, जैसे सूखे खेत की जमीन। उसकी आंखों में मोतियाबिंद का सफेद जाला था। उसने मुझे घूरते हुए बीड़ी का एक लंबा कश लिया। शहर से आए हो? उसकी आवाज में खुरदुरापन था। जी, मेरा नाम आर्यन है, मुझे सरपंच जी से मिलना है। बूढ़ा हंसा। हंसी में मजाक नहीं, एक चेतावनी थी। सरपंच तो मिल जाएगा बाबू, पर वापस जाने का रास्ता मिलेगा या नहीं, ये ऊपर वाला जाने। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उसने अपनी लाठी उठाई और गांव की ओर इशारा किया। सूरज ढलने वाला है, और रामपुर में सूरज ढलने के बाद कोई अपनी परछाई को भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। जाओ, हवेली में रोशनी जल गई है। सरपंच की हवेली गांव के बीचों बीच थी, लेकिन सबसे अलग थलग। ये एक जमाने में शायद भव्य रही होगी, लेकिन अब इसकी दीवारों पर काई जमी थी और कई खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। सरपंच बलदेव सिंह एक भारी भरकम आदमी थे। उनकी मूछें बड़ी थीं और आंखों में एक संशय था। तो तुम उन कहानियों को लिखने आए हो? बलदेव सिंह ने पीतल के गिलास में लस्सी पीते हुए पूछा। हम हवेली के बाहरी बरामदे में बैठे थे। लालटेन की पीली रोशनी में उनकी परछाई दीवार पर किसी राक्षस जैसी लग रही थी। जी, मैंने सुना है यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं ये गांव शापित है। मैंने सीधे मुद्दे की बात की। बलदेव सिंह का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गिलास जोर से मेज पर रखा। शहर के लोग हर चीज को तमाशा समझते हैं। जिसे तुम घटनाएं कहते हो, वो हमारी जिंदगी है, हमारा डर है। उन्होंने अपनी आवाज धीमी की। यहाँ एक नियम है आर्यन बाबू, रात को अपने कमरे का दरवाजा बंद रखना। चाहे कोई भी आवाज आए, चाहे कोई अपना ही क्यों न पुकारे, दरवाजा मत खोलना। मुझे हवेली के ऊपरी हिस्से में एक कमरा दिया गया। कमरा बड़ा था। पुराने जमाने का फर्नीचर, एक भारी लकड़ी का पलंग और एक बड़ी अलमारी। खिड़की से पीछे का जंगल और एक पुराना तालाब दिखता था। तालाब का पानी इतना काला था कि उसमें चांद की रोशनी भी डूब जाती थी। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख खुली। प्यास लगी थी। मैंने साइड टेबल पर रखा जग उठाया, लेकिन वो खाली था। मैं झुंझलाया। नीचे रसोई में पानी होगा। सरपंच की चेतावनी मेरे दिमाग में गूंजी, दरवाजा मत खोलना। लेकिन तर्कशील मन ने डर को दबा दिया। ये सब अंधविश्वास है, मैंने बुदबुदाया और दरवाजा खोलकर गलियारे में आ गया। हवेली में सन्नाटा था। इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। सीढ़ियों से उतरते वक्त मुझे लगा कि ऊपरी मंजिल पर कोई चल रहा है। ठप ठप ठप। मैं रुका। आवाज भी रुक गई। मैंने फिर कदम बढ़ाया। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे गलियारे में कुछ नहीं था, बस धूल के कण हवा में तैर रहे थे। तभी मुझे किसी के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, दबी हुई सिसकियां। आवाज रसोई की तरफ से नहीं, बल्कि हवेली के उस हिस्से से आ रही थी जिसे सरपंच ने पुराना गोदाम बताकर बंद रखा था।
जिज्ञासा डर पर हावी हो गई। मैं दबे पांव उस बड़े लोहे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के नीचे से एक बहुत हल्की नीली रोशनी आ रही थी और साथ ही एक अजीब सी बदबू, सड़े हुए फूलों और गीली मिट्टी की मिलीजुली गंध। मैं दरवाजे के पास गया और कान लगा गया। अंदर कोई बात कर रहा था। भाषा समझ में नहीं आ रही थी। वो संस्कृत जैसी लग रही थी, लेकिन उच्चारण बहुत क्रूर था। अचानक दरवाजे पर मेरे कान के ठीक दूसरी तरफ से एक जोरदार खरोच की आवाज आई, खर्र खर्र। मैं झटके से पीछे हटा और लगभग गिरते गिरते बचा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने सांस रोकी। अंदर से एक बुढ़िया की आवाज आई, बिल्कुल साफ और मेरे कानों के बेहद करीब, जैसे वो मेरे कंधे पर बैठी हो। मेहमान आ गया है, उसे भूख लगी है। मैं वहां एक पल भी न रुका। मैं भागता हुआ अपने कमरे में आया और दरवाज़ा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। उस रात मैं सो नहीं पाया। पूरी रात मुझे अपने दरवाजे के बाहर किसी के नंगे पैर चलने की आवाज आती रही। लाल डायरी और गांव का पागल। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन उसकी रोशनी में वो गर्माहट नहीं थी। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन लोगों की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वे अपने काम कर रहे थे, खेत जोत रहे थे, मवेशी चरा रहे थे, लेकिन कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था, जैसे सबने मौन व्रत रखा हो। मैं गांव के इकलौते चाय की टपरी पर गया। वहां एक अजीब सा आदमी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल उलझे हुए, और वो अपनी ही धुन में कुछ बड़बड़ा रहा था। दुकानदार ने उसे माधव बताया। ये पागल है साहब, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। 10 साल पहले इसकी बीवी और बच्चा गायब हो गए थे, तब से ऐसा ही है, चाय वाले ने बताया। मैं माधव के पास गया। वो जमीन पर कोयले से कुछ लकीरें खींच रहा था। गौर से देखने पर मुझे समझ आया, वो हवेली का नक्शा बना रहा था। माधव, मैंने धीमे से पुकारा। वो चौंका नहीं, उसने बस अपनी गर्दन टेढ़ी की और मुझे देखा। तुम्हारे पीछे काला कुत्ता है, उसने कहा। मैं हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा। वहां कोई कुत्ता नहीं था। नहीं, मैं आर्यन हूं। तुम हवेली का नक्शा क्यों बना रहे हो? माधव ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसने अपनी फटी हुई जेब से एक छोटी लाल रंग की डायरी निकाली और मेरे हाथ में ठूंस दी। अमावस, अमावस आ रही है। 3 दिन बचे हैं। वो फिर से जागेगी। इसे पढ़ो वरना तुम भी दीवार में चुनवा दिए जाओगे। वो चिल्लाया और फिर अचानक डरकर कांपने लगा, जैसे उसे कोई अदृश्य कोड़ा मार रहा हो। वो वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं डायरी लेकर अपने कमरे में लौट आया। डायरी बहुत पुरानी थी, पन्ने पीले पड़ चुके थे। वो डायरी 1985 की थी, किसी राजेंद्र प्रताप की। डायरी का एक अंश, 12 नवंबर 1985। आज फिर वही आवाज, कुएं के अंदर से। गांव वाले कहते हैं वो देवी है, लेकिन कोई देवी खून की मांग नहीं करती। सरपंच झूठ बोलता है। ये रक्षा नहीं, सौदा है। हर 20 साल में अमावस की रात को एक बाहरी व्यक्ति की बलि दी जाती है, ताकि वो शांत रहे। मेरी बारी आ गई है, मुझे पता है। मैंने उन्हें गड्ढा खोदते देखा है। मेरे हाथ कांपने लगे। बाहरी व्यक्ति, बलि, अमावस। मैंने कैलेंडर देखा, आज 13 तारीख थी। 16 को अमावस थी, यानी ठीक 3 दिन बाद। क्या मेरा यहां आना संयोग था, या मुझे बुलाया गया था? बस का खराब होना, ड्राइवर की जल्दबाजी, सरपंच का अजीब व्यवहार, सब कुछ एक जाल जैसा लगने लगा। सच्चाई जानने के लिए मुझे गांव के मंदिर जाना था। माधव की बातों और डायरी के इशारों ने मुझे काली पहाड़ी वाले मंदिर की ओर मोड़ा। ये मंदिर गांव से थोड़ा बाहर जंगल की सीमा पर था। दोपहर का वक्त था, फिर भी जंगल में अंधेरा सा था। मंदिर बहुत पुराना था। पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां घिस चुकी थीं, लेकिन एक मूर्ति साफ थी। गर्भगृह के बाहर बनी एक औरत की मूर्ति, जिसके हाथ में खप्पर था और पैरों के नीचे नरमुंड। ये सामान्य देवी की मूर्ति नहीं थी, ये तांत्रिक विद्या से जुड़ी लग रही थी। पुजारी, एक लंबा और बेहद दुबला आदमी, वहां आरती की तैयारी कर रहा था। उसने मुझे देखकर घंटी बजाना बंद कर दिया। तुम यहां नहीं आ सकते, उसकी आवाज में धातु जैसी कनक थी। मैं बस दर्शन करने आया हूं, मैंने झूठ बोला। ये दर्शन का स्थान नहीं, बंधन का स्थान है। पुजारी मेरे करीब आया। उसकी सांसों से कपूर और सड़े हुए मांस की गंध आ रही थी। तुम वो पत्रकार हो ना? चले जाओ, इससे पहले कि सूरज ढले चले जाओ। किससे डर रहे हैं आप लोग? उस डायरी में क्या लिखा है? क्या आप लोग बलि देते हैं? मैंने आक्रामक होकर पूछा। पुजारी हंसा। बलि हम नहीं देते मूर्ख, बलि तो वो खुद ले लेती है। हम तो बस माध्यम है।
इस गांव की जमीन शापित है। 100 साल पहले यहां अकाल पड़ा था। तब के जमींदार ने अपनी तांत्रिक पत्नी को इसी मंदिर में जिंदा जला दिया था, क्योंकि उसे लगा वो डायन है। मरते वक्त उसने श्राप दिया था, जब तक उसे ताज़ा खून नहीं मिलेगा गांव बंजर रहेगा। हम उसे खिलाते हैं ताकि हमारे बच्चे भूखे ना मरे। मैं सन्न रह गया। तो तुम लोग हत्यारे हो, हम रक्षक हैं, और अब तुम प्रसाद हो। अचानक मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। हवा तेज हो गई। पेड़ों से सूखे पत्ते आंधी की तरह उड़ने लगे। मुझे लगा कि मूर्ति की पत्थर की आंखें हिल रही हैं। एक अनजाना भय मुझे वहां से भागने पर मजबूर कर गया। मैं सीधा हवेली भागा। मुझे अपना सामान लेना था और किसी भी तरह यहां से निकलना था। लेकिन जब मैं हवेली पहुंचा तो मुख्य द्वार पर ताला लगा था। खिड़कियां भी बंद थीं। सरपंच जी, मैंने चिल्लाकर दरवाजा पीटा। पीछे से एक आवाज आई, वे नहीं सुनेंगे आर्यन बाबू। मैं मुड़ा। वहां गांव के कुछ लोग खड़े थे। उनके हाथों में लाठियां और मशालें थीं। उनमें वो चाय वाला भी था और वो बस ड्राइवर भी, जो मुझे यहां छोड़ गया था। वे सब मुझे घेर रहे थे। तुमने हमें धोखा दिया, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। तुम्हें चुना गया है सरपंच, भीड़ से बाहर आया। तुम्हारी कुंडली, तुम्हारा जन्म समय, सब कुछ मिलाया गया था। तुम ही वो हो जो हमें अगले 20 साल तक आज़ादी दे सकता है। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे हवेली की दीवार थी। तुम लोग पागल हो, पुलिस आएगी। मैं यहां पुलिस नहीं आती, सरपंच ने इशारा किया। 2 आदमियों ने मुझे जकड़ लिया। मैंने संघर्ष किया, हाथ पैर मारे, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उन्होंने मेरे मुंह पर एक कपड़ा बांधा जिसमें वही अजीब सी गंध थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो थी हवेली की ऊपरी खिड़की पर खड़ी एक औरत की परछाई, लाल साड़ी में, जो मुस्कुरा रही थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक ठंडे गीले फर्श पर पड़ा था। मेरे हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे। ये कोई काल कोठरी थी। दीवारों पर जलती हुई मशालें थीं, जिनकी रोशनी में मैंने देखा कि ये जगह हड्डियों से भरी थी, जानवरों की हड्डियां, और शायद इंसानों की भी। मेरे सामने माधव बैठा था, वो भी बंधा हुआ था। मैंने कहा था ना, चले जाओ, माधव ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। ये जगह कौन सी है? मैंने फुसफुसाया। हवेली का तहखाना, यहीं से वो रास्ता जाता है, नदी के नीचे वाली गुफा तक। अमावस की रात वहीं पूजा होती है। हमें निकलना होगा माधव, कोई रास्ता बताओ। माधव ने अपने पीछे की दीवार की ओर इशारा किया। वहां वो पत्थर ढीला है। मैं हफ्तों से कोशिश कर रहा हूं। अगर हम रस्सियां उस धारदार पत्थर से रगड़ें। हमारे पास समय कम था। अमावस की रात आज ही थी। ऊपर से नगाड़ों की आवाज आने लगी थी। अनुष्ठान शुरू हो चुका था। हमने एक दूसरे की मदद से अपनी रस्सियों को पत्थर के कोने पर रगड़ना शुरू किया। मेरी कलाई छिल गई, खून बहने लगा, लेकिन मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। दर्द से ज्यादा खौफ पड़ा था। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद मेरी रस्सी टूट गई। मैंने जल्दी से माधव को खोला। हम दबे पांव तहखाने के दरवाजे की ओर बढ़े। वहां एक संतरी ऊँघ रहा था। माधव ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से संतरी के सिर पर दे मारा। वो बिना आवाज किए ढेर हो गया। अब कहाँ? मैंने पूछा। जंगल के रास्ते, नदी पार करनी होगी, माधव ने कहा। रात गहरी हो चुकी थी। अमावस का घना अंधेरा ऐसा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। हम जंगल में बेतहाशा भाग रहे थे। पीछे से गांव वालों की मशालें और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। वे हमारा पीछा कर रहे थे। अचानक जंगल का माहौल बदल गया। हवा रुक गई, तापमान गिर गया। रुको, माधव ने मुझे रोका। वो आ गई है। कौन? तभी पेड़ों के ऊपर से एक साय ने छलांग लगाई और हमारे सामने आ गिरा। ये कोई इंसान नहीं था। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, शरीर उल्टा मुड़ा हुआ था और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। वही लाल साड़ी। ये गांव का अंधविश्वास नहीं था, ये हकीकत थी। माधव चिल्लाया, भागो आर्यन, नदी की तरफ। उसने उस साय पर जलती हुई मशाल फेंकी। साया चीखा, एक ऐसी चीख जिससे मेरे कान के पर्दे फटने को हो गए। माधव उस साय से भिड़ गया। माधव नहीं, मैं चिल्लाया। जाओ, मेरी कहानी तो 10 साल पहले ही खत्म हो गई थी। माधव ने मुझे धक्का दिया। मैं भागा। मेरे पीछे माधव की दर्दनाक चीखें गूंजी और फिर खामोशी छा गई। मैं रो रहा था, लेकिन मेरे पैर नहीं रुके। सामने नदी थी, काली उफनती हुई नदी। मुझे तैरना आता था, लेकिन इस नदी में कुछ अलग बात थी। जैसे ही मैं पानी में कूदा, मुझे लगा कि हजारों हाथ मुझे नीचे खींच रहे हैं। पानी बर्फीला ठंडा था। किनारे पर सरपंच और पुजारी पहुंच चुके थे। उसे जाने मत दो, अगर वो बच गया तो गांव खत्म हो जाएगा, पुजारी चिल्लाया। वे गोलियां चलाने लगे।
एक गोली मेरे कंधे को छूती हुई निकल गई। पानी लाल हो गया, लेकिन दर्द ने मुझे और सतर्क कर दिया। मैंने सांस रोकी और पानी के अंदर गहरा गोता लगाया।